हेलो दोस्तों, मैं आवेश आपके अपने YouTube चैनल कौटिल्य एजुकेशन टारगेट एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 2017 में जो मध्य प्रदेश पुलिस की एग्ज़ाम हुई थी, उस एग्ज़ाम के अंतर्गत जो 19 अगस्त 2017 की जो पहली शिफ्ट में जो प्रश्न पूछे गए थे, उन प्रश्नों का हम सॉल्यूशन देखेंगे। यहाँ पर प्रश्न दिया गया है कि मानव अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है। 1 सितंबर को, 10 नवंबर को, 10 दिसंबर को या फिर 15 जुलाई को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं हम कि हर साल दिसंबर महीने की 10 तारीख को दुनिया भर के देशों में मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। लोगों का ध्यान मानव अधिकारों की तरफ आकर्षित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने 1950 में 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस के रूप में घोषित किया था और इसका उद्देश्य दुनिया भर के लोगों को मानव अधिकारों के महत्व के प्रति जागरूक करना है। अगला प्रश्न है कि विदिशा किस नदी के तट पर स्थित है। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर रवि नहीं होगा, यहाँ पर रावी होगा, है ना। तो रावी नदी के तट पर, सोर नदी के तट पर, केन नदी के तट पर या बेतवा नदी के तट पर। तो यहाँ पर रावी नदी के तट पर नहीं, गलत है। सोर नदी के तट पर भी गलत है, केन के तट पर भी गलत है, बेतवा ये करेक्ट है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4। तो जो ये विदिशा था ना, ये प्राचीन भारत के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसकी जो भौगोलिक स्थिति थी वो बड़ी महत्वपूर्ण थी। पाटलिपुत्र से कौशाम्बी होते हुए जो व्यापारिक मार्ग उज्जैन की ओर जाता था, अर्थात उज्जैनी की ओर जाता था, वह विदिशा से होकर गुजरात था। और यह जो था ना, यह उस समय वेत्रवती नदी के तट पर बसा था और इसी वेत्रवती नदी को आधुनिक भारत में बेतवा नदी के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है कि इतिहास के अनुसार किसने ग्वालियर की स्थापना की थी। तो राणा सिंह ने, सम्राट अशोक ने, राजा विक्रमादित्य ने, सूरज सिंह ने। सूरज सिंह नहीं होगा यहाँ पर, सूरज सिंह नहीं होगा यहाँ पर, होगा सूरज सेन ने। ठीक है, यहाँ पर देखो इंग्लिश में सही लिख रखा है सूरज सेन। तो राइट आंसर भी यही है इसका, सूरज सेन। इसके बारे में भी थोड़ी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं कि ग्वालियर के इतिहास का पता हमें 8वीं शताब्दी में इसकी स्थापना की गई थी, ऐसा हमें पता चला है। जब वहाँ के एक राजा थे, राजा सूरज सेन, वो किसी एक घातक बीमारी से पीड़ित थे। तो एक साधु संत ग्वालिपा के द्वारा इलाज से वो सही हुए थे, ठीक हुए थे और उनके आभार के रूप में राजा ने उनके नाम पर ही इसका नाम क्या रख दिया था, तो ग्वालियर रखा था। अगला प्रश्न है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। चेन्नई में, बेंगलुरु में, देवास में या कोरापुट में। तो यहाँ पर इंग्लिश में सही लिखा गया है बेंगलुरु, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर बेंगलुरु है। तो इसका भी करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। इसके बारे में भी थोड़ी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इसका शॉर्ट फॉर्म है HAL। एक तो ये हमें याद रखना। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एक राज्य के स्वामित्व वाली भारतीय एरोस्पेस और रक्षा कंपनी है और इसकी स्थापना 23 दिसंबर 1940 को वालचंद हीराचंद ने हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड के रूप में की थी और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय जो है वो बेंगलुरु में। अगला प्रश्न है कि भारत में कुल केंद्र शासित प्रदेश हैं। 11 नहीं, 10 नहीं, 12 नहीं, 7 भी नहीं। आज हम बात कर रहे हैं
1 मई 2021 को। तो वर्तमान में भारत में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश है। कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो 8। नंबर 1 पर आता है दिल्ली। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा अपना इसमें से 8। नंबर 1 पर आता है दिल्ली, यह भारत की राष्ट्रीय राजधानी है। नंबर 2 पे आता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। नंबर 3 पर आता है चंडीगढ़। नंबर 4 पर आता है दादर एवं नगर हवेली। दादरा भी कहते हैं इसको, दादरा और नगर हवेली। दादर और नगर हवेली और दमन और दीव। ठीक है, नंबर 5 पर आता है लक्षद्वीप। नंबर 6 पर आता है पुडुचेरी। नंबर 7 पर आता है जम्मू कश्मीर। जम्मू और कश्मीर। जम्मू कश्मीर पहले राज्य हुआ करता था, अब इसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। नंबर 8 पर आता है लद्दाख। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। 5 अगस्त 2019 को यह घोषित किया गया था और 31 अक्टूबर 2019 को यह लागू कर दिया गया था कि जम्मू कश्मीर अब राज्य न रहते हुए केंद्र शासित प्रदेश होगा। और लद्दाख के बारे में भी देख लेते हैं। तो 5 अगस्त 2019 को ये भी घोषित किया गया था और 31 अक्टूबर 2019 से ये प्रभावी लागू हो गया कि ये क्या होगी, तो केंद्र शासित प्रदेश होगा। तो अभी फ़िलहाल 1 मई 2008 की अगर हम बात करें तो भारत में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिनके बारे में मैंने आपको यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन दे दी। इसमें से आपको ये याद रखना कि पुडुचेरी जो है ये हमारे दक्षिण भारत में है। लक्षद्वीप की अगर बात करें तो ये अरब सागर में है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करें तो ये अपना बंगाल की खाड़ी की तरफ है। और दादर और नगर हवेली की बात करें तो ये महाराष्ट्र के यहाँ पर है लगभग। और दमन और दीव की बात करें तो ये अरब सागर में गुजरात के आसपास का क्षेत्र है। और दिल्ली की बात करें तो ये सब आप लोग भली भांति जानते हो कि दिल्ली कहाँ पर है। अगला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1949 में? नहीं, गलत है। 1947 में भी नहीं, 1927 में भी नहीं, 1935 ये करेक्ट है। तो इसके बारे में भी हम इंफॉर्मेशन ले लेते हैं थोड़ी सी कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। एक तो ये हमें याद रखना। केंद्रीय बैंक की स्थापना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, ठीक है, इंडिया एक्ट 1900 बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के प्रावधानों के अनुरूप की गई थी। शुरुआत में रिजर्व बैंक का सेंट्रल ऑफिस कोलकाता में था, ये भी हमें याद रखना। शुरुआत में इसका ऑफिस कहाँ पर था? कोलकाता में था, जो कि 1937 में कोलकाता से कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया गया था? तो कोलकाता से मुंबई ट्रांसफ़र कर दिया गया था स्थायी रूप से। और वर्तमान में भी इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो वर्तमान में इसका मुख्यालय
मुंबई में। और अगर देखा जाए तो केंद्रीय बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था इसका, तो इस केंद्रीय बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में। और इसका पूर्ण स्वामित्व किसके हस्ते है, तो भारत सरकार के। ठीक है, इसका मालिक कौन है, तो इसका मालिक है भारत सरकार। भारतीय रिजर्व बैंक को बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि किसने ओरछा के चतुर्भुज मंदिर का निर्माण करवाया था, तो सतपुड़ा के राजा ने नहीं, बुंदेला राजपूत ने, ये है सही है, राजा विक्रमादित्य ने नहीं, राजा भोज ने नहीं। देखो, ओरछा का जो चतुर्भुज मंदिर है इसका निर्माण 2 चरण में हुआ था। पहले चरण में 1554 से 1592 के बीच की बात है, जब इस क्षेत्र का राजा था मधुकर शाह, उसने इसकी शुरुआत करी थी। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि अकस्मात इसकी मृत्यु हो गई थी, जिसकी वजह से यह मंदिर अधूरा रह गया था। दूसरे चरण में राजा वीर सिंह बुंदेला के द्वारा इस मंदिर का निर्माण पूरा करवाया गया था। और बाद में इसमें भगवान विष्णु की सुंदर मूर्ति स्थापित की गई। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा अपना, तो वो आ जाएगा अपना बुंदेला राजपूत। अगला प्रश्न है, विंध्याचल श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो पहला है बेल चोटी, दूसरा है मेकाई श्रेणी, तीसरा है कैस्केड श्रेणी और चौथा है गुडविल चोटी। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा गुडविल चोटी। तो मध्य प्रदेश की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं 2 प्रकार की, एक तो है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला और एक तो है हमारी विंध्याचल और दूसरी है सतपुड़ा। और ये आती है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत। और अगर विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो वो होगी गुडविल, या इसका एक और नाम है उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, स आधा भ पूरा दावना, सदावना। और सतपुड़ा पर्वत की अगर सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो वो हो जाएगी हमारी धूपगढ़। और विंध्याचल पर्वत के अंतर्गत जो गुडविल चोटी या सदावना जो पर्वत श्रृंखला है, इसकी अगर हम ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई हो जाएगी 752 मीटर। और ये कहाँ पर स्थित है, तो ये मध्य प्रदेश के दमोह जिले में स्थित है, मध्य प्रदेश के दमोह जिले में स्थित है। और ये पर्वत श्रृंखला हिमालय से प्राचीन है, मतलब हिमालय की उत्पत्ति बाद में हुई है, इस वजह से हिमालय को नवीन पर्वत श्रृंखला कहते हैं। और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला हिमालय से काफ़ी पुरानी है, यही रीज़न है कि हिमालय से इसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला भी कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय प्रतीक पर निम्न में से कौन सा शब्द अंकित किया गया है, तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर सत्यमेव जयते, सही है। वंदे मातरम नहीं, जनगण मन ये भी गलत है, और भारत माता की जय ये भी गलत है। तो इसकी थोड़ी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं हम कि प्राचीन भारतीय धर्म ग्रंथ मुंडको उपनिषद का एक मंत्र देवनागरी लिपि में भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक, भारतीय राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते के आधार पर लिखा गया था, जिसका अर्थ होता है सत्य की सदैव विजय होती है। भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक और उत्कीर्ण शब्द सत्यमेव जयते जितनी भी भारतीय मुद्रा हैं सभी मुद्राओं पर एक तरफ लिखा गया है। तो यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सत्यमेव जयते।
प्रश्न है कि सुशासन दिवस भारत के पूर्व प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पर आयोजित किया जाता है। लाल बहादुर शास्त्री नहीं, इंदिरा गांधी ये भी गलत है, अटल बिहारी वाजपेयी ये करेक्ट है और राजीव गांधी ये भी गलत है। थोड़ी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं इसके बारे में। सुशासन दिवस भारत में प्रतिवर्ष पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिवस के अवसर पर 25 दिसंबर 2014 से सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो इंग्लिश में इसे गुड गवर्नेंस डे कहते हैं। यहाँ पे लिखा है ये भी हमें याद रखना है। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हम अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में भी ले लेते हैं कि ये महान व्यक्ति कौन थे। अटल बिहारी वाजपेयी 25 दिसंबर 1924 को जन्मे थे और 16 अगस्त 2018 को इनकी मृत्यु हुई थी। भारत के 2 बार ये प्रधानमंत्री रहे हैं। पहली बार ये 16 मई से 1 जून 1996 को और दूसरी बार ये प्रधानमंत्री बने थे 19 मार्च 1998 से 22 मई 2004 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। इसके साथ साथ में अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी के कवि थे, पत्रकार थे, ये हमें याद रखना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है कि विभाजन परिषद के अध्यक्ष कौन थे। तो पहला ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन, करेक्ट है, पहला ही ऑप्शन सही है हमारा। यहाँ से जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, मोहम्मद अली जिन्ना भी नहीं थे और वीपी मेनन ये भी नहीं थे। तो भारत विभाजन परिषद के जो अध्यक्ष थे वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। इन्होंने भारत विभाजन की घोषणा करी थी और कब इन्होंने घोषणा करी थी, तो वो घोषणा करी थी इन्होंने 3 जून 1947 को। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है कि दिबांग वन्यजीव अभयारण्य भारतीय राज्य में स्थित है। तो यह जम्मू कश्मीर में स्थित है क्या, नहीं। अगला है सिक्किम में, नहीं। अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, हाँ अरुणाचल प्रदेश करेक्ट आंसर इसका। उड़ीसा में नहीं। तो यहाँ पर दिबांग वन्यजीव अभयारण्य जो है यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और अगर हम बात करें इसकी तो यह राज्य के ऊपरी दिबांग घाटी जिले में 4149 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कितने में फैला हुआ है, तो 4149 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और ऊपरी दिबांग घाटी जिले में, कहाँ पर है ये, ऊपरी दिबांग घाटी जिले में, इसी वजह से इसका नाम पड़ा हुआ है दिबांग। अगला प्रश्न है हमारे सामने कि 1983 में जिस राष्ट्रीय पार्क को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था वह राष्ट्रीय पार्क है। तो पहला ऑप्शन है पनपाथा, तो पनपाथा राष्ट्रीय, तो ये गलत है। दूसरा ऑप्शन है संजय डुगरी, ये भी नहीं हुआ था। पेंच ये करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा इसका राइट आंसर। कान्हा ये भी गलत है, तो राइट आंसर हो जाएगा पेंच। किस वर्ष में भारत ने पाकिस्तान के साथ युद्ध नहीं लड़ा था। पहला ऑप्शन हमारे सामने यहाँ पे 1950 में, तो 1950 में किसी प्रकार का कोई युद्ध नहीं हुआ था। 1965 में युद्ध हुआ था, 1947 में भी युद्ध हुआ था और 1971 में भी युद्ध हुआ था। तो सबसे पहला युद्ध हुआ था 1947 में। 1947 में युद्ध का रीज़न क्या था, इसका कारण था भारत और पाकिस्तान के बीच जम्मू कश्मीर की समस्या। जम्मू कश्मीर को लेकर यहाँ पर युद्ध हुआ था। दूसरा युद्ध हुआ था 1965 में। 1965 में जो युद्ध हुआ था उस युद्ध का रीज़न था, बहुत सारी समस्याएं थी, पर मुख्यतः भारत ने क्या किया था कि जो पाकिस्तान के सिंधु नदी जो है, इस सिंधु नदी के अंदर जो पानी जाता है वो भारत से होके जाता है। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, इन नदियों का पानी
भारत ने रोक दिया था। और भी कई रीज़न थे, तो इस कारण से 1965 में युद्ध हुआ था। जब 1947 में युद्ध हुआ था तो उस समय हमारे देश के जो प्रधानमंत्री थे, वो प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये हमें याद रखना। और 1965 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था तो उस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? तो वो थे लाल बहादुर शास्त्री। और इसी समय ताशकंद समझौता हुआ था और इस ताशकंद समझौते में ही लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई थी। फिर अगला युद्ध हुआ था 1971 में। और 1971 में जो युद्ध हुआ था उसका रीज़न ये था कि पूर्वी पाकिस्तान को लेकर। तो पूर्वी जो पाकिस्तान था, इसी पूर्वी पाकिस्तान को वर्तमान में हम किस नाम से जानते हैं? तो बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इस समय हमारे देश की जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? तो वो थी श्रीमती इंदिरा गांधी। ठीक है, ये इस समय हमारे देश की प्रधानमंत्री थी। तो 1947 में आक्रमण हुआ था, 1965 में हुआ था और 1971 में हुआ था। लेकिन 1950 में किसी भी प्रकार से भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध नहीं हुआ था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट।